इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में। मतलब स्लोप और डिफ्लेक्शन जो है इसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो सारे मेथड्स हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि डिफ्लेक्शन और स्लोप होती क्या है। सबसे पहले अगर हमारे पास सपोज एक बीम है, इस बीम के ऊपर अगर लोड लगाया जाएगा तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सैग कर रही है। ठीक है, इस तरीके से ये सैग कर रही है। अब इससे क्या होगा कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये बीम जो है, इसके नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे इस तरीके से ये बीम होगी ना, ये पूरी इस तरीके से बीम होगी, तो यहाँ पे कुछ क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो बीम है, अब ये जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पे डायग्राम में, इतना ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। थोड़ा मतलब इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि ये इतनी डिफ्लेक्ट कर जाएगी, इस तरीके से ये बीम डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब जो डिफ्लेक्शन है, हम ये जाने की डिफ्लेक्शन होती क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है, जो बीम पहले थी इस तरीके से विदाउट लोड, ये इस तरीके से कर्व था ना, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन थी। अब जब लोड लग गया उसके बाद ये इस तरीके से कर्व्ड होगी, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच का जो वर्टिकल डिफरेंस है या डिस्टेंस है, वो हो जाता है y, और वही है हमारी डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये अलग अलग जगह पे इसकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी, हर एक अलग अलग पॉइंट पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जहाँ लोड लगाया हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है। अब यहाँ पे ये लोड लगाने की वजह से डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है। अब स्लोप क्या होगी, ये बीम कितनी इसकी स्लोप आ रही है लोड लगाने की वजह से, जो हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ उसका एंगल कितना बन रहा है, वही हो जाएगी स्लोप। अब यहाँ पे अगर हम देखें y मैक्सिमम है, जहाँ पे लोड लगाया जा रहा है वहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो थीटा होगा ना, वो इस पॉइंट पे जीरो हो जाता है। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि सबसे ज्यादा इजी है, ये मेथड मैंने सबसे लास्ट में सीखा था, और ये इतना इजी है कि हमेशा मैं कोशिश करती हूँ इसी से मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ जब भी मेरे को डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि हमारे पास अलग अलग सेट ऑफ लोड्स लगे होंगे अगर एक बीम में। जैसे ये एक बीम है, ये एक कैंटिलीवर बीम है, तो यहाँ पे अलग अलग लोड्स लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इनको डिफरेंट, इनकी अलग अलग से हमने डिफ्लेक्शन निकाल लेनी है और उसका सम कर देना है। जैसे हम इसका सम करेंगे तो हमें टोटल डिफ्लेक्शन मिल जाएगी, जो कि बीम की टोटल डिफ्लेक्शन होगी। बहुत सिंपल सा है। और इसी की हेल्प से, पहली बात तो ये कि ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक वैलिड होता है ये मेथड। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है। ये आपको किसी भी मेथड से अगर करने होंगे ना क्वेश्चंस, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने ही पड़ेंगे, तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जिसमें कैंटिलीवर बीम दी हुई है और इस तरीके से 9 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ठीक है, 2 मीटर इसका डिस्टेंस है यहाँ से। ठीक है, फ्री एंड से यहाँ पे फिक्स एंड तक। अब ये जो बीम है ना, हमें इस पे जो है, इसमें मोमेंट लगानी है, इस तरीके से लगानी है कि जो ये लोड है ना, इसकी वजह से डिफ्लेक्शन कुछ आ रही होगी। ठीक है, इसकी वजह से अगर कुछ डिफ्लेक्शन आ रही होगी ना, जो डिफ्लेक्शन आ रही है, ये डिफ्लेक्शन डेल्टा जो है, ये डेल्टा जीरो हो जाए। हमें इस तरीके से मोमेंट लगानी है। अब वो जीरो कैसे हो सकती है, पहले तो यहाँ पे अगर हम मोमेंट लगा देंगे, वो इस डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करेगी। ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन मोमेंट की वजह से, अगर हम यहाँ मोमेंट लगाएं, सपोज हमने इस तरीके से मोमेंट लगा दी, इसकी वजह से डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे जो डेल्टा है उसके साथ एक और डेल्टा आ जाएगा, डिफ्लेक्शन ऐड हो जाएगी, ये डेल्टा 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये डेल्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये डेल्टा 2 हो जाएगा। अगर हमने ये मोमेंट इस तरीके से लगाई, ऑपोजिट, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज हमने लगाई, इसकी वजह से डिफ्लेक्शन अपवर्ड होगी। ठीक है, होनी चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली आ जाएगी डेल्टा 2। अब ये जो डेल्टा 2 है ये नेगेटिव होगी, यहाँ पे डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस केस में अगर हम मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 अगर हम इक्वेट करके देखेंगे, तो हमें जो इन दोनों की वजह से डिफ्लेक्शन मिली हुई होगी ना, उन डिफ्लेक्शंस की हेल्प से हम मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वाली मोमेंट की।
ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हम डिफ्लेक्शन देखते हैं कि कितनी आएगी। हमें पता है कि लोड की वजह से, पॉइंट लोड की वजह से डिफ्लेक्शन कितनी आती है, डेल्टा इज इक्वल्स टू WL³ अपॉन 3EI। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला मोमेंट की वजह से कितनी डिफ्लेक्शन आएगी, वो हो जाएगी डेल्टा इज इक्वल्स टू ML² अपॉन 2EI। ठीक है। यहाँ पे स्लोप में मैं बता देती हूँ, स्लोप होती है ML अपॉन EI। ठीक है, सिंपली होती है ये। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2, हम इसे इक्वेट करते हैं। ये आ जाएगी WL³ अपॉन 3EI इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा ML² अपॉन 2EI। ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ पे W कितना है, 9 इंटू L की वैल्यू है हमारे पास 2 मीटर। पहले तो यहाँ पे ये L² और L³ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे L बच जाएगा और EI भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 9L अपॉन 3 इज इक्वल्स टू M अपॉन 2। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा और पहले तो ये कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे ये 3 बच गया। तो implies that M is equals to 3 into 2 into L, जो कि L भी है हमारे पास 2। तो 3 2 जा 6, 2 जा 12 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा आगे मोमेंट, जो कि हमने पहले ही देख लिया है कि वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अब ये एक हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें कैंटिलीवर बीम दी हुई है, जो कि PQR जो है, और इसमें पोर्शन PQ जो है ना, इसकी कुछ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है। ठीक है। और जो दूसरा पोर्शन है QR, ये रिजिड है। पहले तो रिजिड पोर्शन जो होगा, रिजिड का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास जो फिक्स सपोर्ट होता है ना, इसको हम बोल देते हैं रिजिड। क्यों बोलते हैं रिजिड, क्योंकि ये जो है वर्टिकल जो डिफ्लेक्शन होगी ना, उसको रेजिस्ट करता है, हॉरिजॉन्टली ये बीम को रेजिस्ट करता है, और ये एंगुलर डिफ्लेक्शन को भी रोकता है। मतलब इससे एंगुलर डिफॉर्मेशन जो होती है वो 0 आती है। थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, 0 डिग्री होता है। और जो हमारे पास वर्टिकल डिफ्लेक्शन होती है, अगर इसको डेल्टा V बोले, तो ये भी 0 आ जाती है, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पे रिएक्शन आती है। ठीक है। यहीं पे एक और जो है हॉरिजॉन्टल में भी एक रिएक्शन आती है। ये मतलब बताया जाता है कि रिजिड का मतलब क्या होता है, कि ये तीनों डायरेक्शन में रेजिस्ट करता है। मतलब कि एंगुलर डिफॉर्मेशन भी नहीं होने देगा, ना ही वर्टिकल ना ही हॉरिजॉन्टल में डिफॉर्मेशन होने देता है। तो मतलब कि रिजिड जो हमारे पास बीम होगी ना, सिमिलर वे में वो रेजिस्ट करेगी, एंगुलर डिफॉर्मेशन को भी रेजिस्ट करती है, अगर हमारे पास इस तरीके से कोई कैंटिलीवर बीम होती है और ये वाला पूरा पोर्शन जो होता है इस तरीके से ये रिजिड होता है। सपोज ये पूरा पोर्शन रिजिड है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा ना, जो एंगल होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब इस पोर्शन तक ये बिल्कुल इस तरीके से ही रहेगी, ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा, डेल्टा जो होगा वर्टिकल में भी 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में भी 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, ना ही एंगुलर डिफॉर्मेशन आएगी। ठीक है। तो ये जो रिजिड का ये मतलब होता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अब रिजिड में क्या होता है कि यहाँ पे मोमेंट ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, मोमेंट ट्रांसफर हो सकती है ये इस तरीके से। अगर मैं इस पोर्शन को बनाऊं, तो यहाँ पे हम लोड ट्रांसफर करेंगे Q पॉइंट पे, और अगर हम लोड ट्रांसफर करते हैं तो एक मोमेंट आएगी, वो हो जाएगी WL। अगर हमारे पास लोड W है, तो ये यहाँ से ये लेंथ लीवर आर्म हो जाती है ना L, तो ये हो जाता है WL हमारे पास। ठीक है, मोमेंट हो जाती है। अब हमें निकालना है Q पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों ही। ठीक है। तो अगर हम स्लोप और डिफ्लेक्शन अब निकालेंगे, तो वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से। तो ये आ जाएगा थीटा Q हमारे पास जो होगा वो होगा, अब ये किस किस के लिए होगा, एक तो पॉइंट लोड की वजह से भी होगा, एक होगा हमारे पास बेंडिंग मोमेंट के लिए। ठीक है। तो पॉइंट लोड के लिए जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास WL² अपॉन 2EI। यही होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और हमारे पास जो मोमेंट की वजह से होगा ये हो जाएगा ML अपॉन EI। ठीक है, इस तरीके से होगा। और यहाँ पे ये जो M है ना, ये है WL। ठीक है। और जो हमारे पास, अब इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये है W, और यहाँ पे ये जो L है ये L ही लिया जाएगा, यहाँ पे ये L ही है। तो ये आ जाएगा WL अपॉन 2EI, और यहाँ पे आ जाएगा WL²। ठीक है, यहाँ पे मैंने WL पुट कर दिया अपॉन EI। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2EI और W
कॉमन आ जाएगा इसमें से, और ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3WL² आ गया। ठीक है, यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपली, तो ये आ जाएगा 3WL², और ये आ गया हमारे पास थीटा। ठीक है, स्लोप हो गई। फिर अब अगर डिफ्लेक्शन निकालनी है थीटा क्यू डेल्टा क्यू, क्या हो जाएगी हमारे पास WL³/3EI। ठीक है, ये होगी हमारे पास डिफ्लेक्शन किसकी वजह से, पॉइंट लोड की वजह से, और जो मोमेंट की वजह से होगी वो हो जाएगी ML²/2EI। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे मोमेंट होगा WL, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6EI। ठीक है, और अब मैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने WL पुट कर दिया सपोज। ठीक है, तो WL³ हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे दोनों में ऊपर WL³ है, तो ये आ जाएगा 5WL³। ये इसकी वैल्यू चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन एंड स्लोप लिखा हुआ, तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे हमें ये वाली डिफ्लेक्शन दिख रही है और स्लोप ये है, तो मतलब ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हमें डिफ्लेक्शन निकालनी है R पॉइंट पे। R पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन आएगी, अब देखो ये Q पॉइंट था, इसके लिए हम निकाल चुके हैं स्लोप भी, ये आ गई है हमारे पास, यहाँ पे थीटा है कुछ, और ये है यहाँ पे डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आ गया डेल्टा। थीटा हम निकाल चुके हैं, डेल्टा भी हम निकाल चुके हैं। अब हमें फ्री एंड पे, ठीक है, फ्री एंड कहाँ, यहाँ कहीं होगी ना, तो ये मैं डॉटेड करके यहाँ पे ये वाला पोर्शन दिखा देती हूँ, ये पोर्शन भी मिटाया जा सकता है। तो ये जो है ना, ये यहाँ से इतना पोर्शन, हमें इतने पोर्शन की डिफ्लेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है, इसको मैं W2 लिख देती हूँ, ये आ जाएगा W1 जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यही जो पोर्शन है इसकी जो डिफ्लेक्शन आई है, यही यहाँ पे हो जाएगा W1। ठीक है, तो इसी को मैं W1 बोल सकती हूँ नेक्स्ट केस के लिए, और W2 हमें कैलकुलेट करना है। अब ये सिंपली ज्योमेट्री की हेल्प से कैलकुलेट करा जाएगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू W2 अपॉन ये आ जाएगा डेल्टा 2 अपॉन L/2। L यहाँ पे L/2 जो है, इसका हाफ पोर्शन जो है वो L के बराबर है, तो मतलब कि डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू थीटा टाइम्स L, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, तो ये हो जाएगा 3/2WL² ठीक है, ये हो गया, ये हमारा थीटा था ना, और इसके साथ हमने L मल्टीप्लाई करना है, ये वाला L जो कि स्मॉल l और कैपिटल L सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा L, और ये हो जाएगा 3/2WL³/EI। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा डेल्टा 2। तो टोटल डिफ्लेक्शन जो होगी वो कहाँ पे, R पे इज इक्वल्स टू हो जाएगी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, जो कि हो जाएगा 5/6 WL²L³/EI। ठीक है, ये प्लस 3/2 WL³/EI। ठीक है, ये हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6EI, और यहाँ से ये आ गया 5, और 3 5 + 9 यानी कि 14EI 14 WL²। ठीक है, L³ ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7/3। ठीक है, 7/3 WL³/3EI, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये दो मेथड्स हैं जो कि जिसके नाम है रेसिप्रोकल, मैक्सवेल रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन थ्योरम, या फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन थ्योरम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये पहले एक थ्योरम आई, उसके बाद बेटीज जो है, बेटी जो है, इन्होंने एक और लॉ लाया जिसका नाम था बेटीज लॉ, जो कि मॉडिफाइड फॉर्म है इसी की। सबसे पहले तो हम मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम जो है उसी को समझते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक बीम लेते हैं और उस पर लोड लगाते हैं W, ठीक है, C पॉइंट पे हमने लोड लगाया और D पॉइंट पे हमने डिफ्लेक्शन नोट करनी है, इस पॉइंट पे नहीं करनी है, इसके सिवाय दूसरा एक पॉइंट लिया D पॉइंट, उस पे डिफ्लेक्शन नोट करी। अब जिस पॉइंट पे हमने डिफ्लेक्शन नोट करी थी, अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे लाके लोड लगा देंगे। अब लोड लगाने के बाद डिफ्लेक्शन कहाँ नोटिस करेंगे, इसके नीचे नोटिस नहीं करेंगे, जो पहला पॉइंट था जहाँ पे हमने लोड लगाया था पहले, वहां पे हम डिफ्लेक्शन नोट करेंगे। अब जब इन दोनों डिफ्लेक्शंस को मेजर करने के बाद देखा गया तो पता चला कि ये जो डिफ्लेक्शन थी, दोनों की दोनों डिफ्लेक्शन इक्वल आई, मतलब डेल्टा डी और डेल्टा सी जो है वो इक्वल आता है। ठीक है, अगर यही सेम लोड को उठा के यहाँ पे रख दिया जाए, मतलब इसी लोड को, इसी लोड के बराबर के लोड को अगर यहाँ पे रखा जाए, तो ये डिफ्लेक्शंस आएंगी।
अब इसी को हम एक और फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि अगर यही लोड की जगह हम कोई और लोड लगाते, W1 लोड लगाते, यहाँ पे डेल्टा D आती डिफ्लेक्शन, और W2 लोड लगाते और यहाँ पे डेल्टा C डिफ्लेक्शन आती, तो हम ये भी लिख सकते थे कि W1 टाइम्स डेल्टा C, जो लोड जहां पे लोड था उसके नीचे वाली जो डिफ्लेक्शन, यहाँ पे हमने W1 लगाया था इस पॉइंट पे, और डिफ्लेक्शन WC इसके साथ हमने गामा जो डेल्टा C है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, और ये हम इसके इक्वल लिख सकते हैं W2 टाइम्स डेल्टा D। ठीक है, इसके नीचे जो डिफ्लेक्शन आ रही है दूसरे केस में, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारी हो जाती है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। ठीक है, और इसी के जनरलाइज फॉर्म दी है बेटीज जो है उन्होंने। अब इस जनरलाइज फॉर्म में ये जो स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर का सबसे पहले तो बोल दिया गया कि इसका मटेरियल जो होगा वो इलास्टिक होगा, हुक्स लॉ ये फॉलो करेगा, सपोर्ट्स जो होंगे वो अनयील्डिंग होंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ये सारी चीजें। अब दूसरा मेन हम स्टेटमेंट पे अगर आए तो virtual work done by a system of force P1, P2, P3 during the distortion caused by a system of force Q1, Q2, Q3 is equal to virtual work done by the system of force Q1, Q2, Q3 during the distortion caused by the system of force P1, P2, P3। ठीक है, अगर सिंपली हमें इसे बोलना हो, इस थ्योरम को ना हम सिंपली इस एक फॉर्मूला से समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हमने P1, P2, P3 एक लोड लगा दिए, ये वाले सेट ऑफ लोड्स लगा दिए हमने, और हमने डिफ्लेक्शन नोटिस करी है Y1, Y2, Y3 पे, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स जो है यहाँ पे हमने डिफ्लेक्शन नोटिस करी Y1 आई, ये सपोज कोई पॉइंट है A B C, ठीक है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन आई Y1, Y2, Y3, ठीक है, ये A, ये B और ये C सपोज कोई पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लोड है ना P1, P2, P3, इसके सिवाय कोई और हमने लोड लगाए, ये Q1, Q2, Q3 A B C पॉइंट पे, और जो पहले लोड लगाए थे उस पॉइंट पे हम नोटिस करेंगे डिफ्लेक्शन, वहां पे क्या डिफ्लेक्शन आ रही है, तो हमें पता चलेगा कि जहां पे हमने वो जो पहले लोड लगाए हुए थे उस लोड को अभी जो डिफ्लेक्शन आई है उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो लोड जहां पे आया उसके नीचे जो डिफ्लेक्शन आई है उसी के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है। P1 को Y1 कैपिटल Y1 के साथ, P2 को कैपिटल Y2 के साथ और P3 को कैपिटल Y3 के साथ, इसी के नीचे आया ये, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 को Y1 स्मॉल y1 और Q2 स्मॉल y2 के साथ और Q3 स्मॉल y3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों जो है इक्वल आते हैं। ठीक है, ये सिंपली ये वाली थ्योरम बोल रही है। ठीक है, ये सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मतलब देखना इस चीज को आपको स्पेशली ध्यान में रखना है कि ये जब बीम हम नोटिस करते हैं ना, यहाँ पे लोड हमने जब देखना है, यहाँ पे एक बार हमने लोड लगाया P1 एक कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में Q1 लोड लगाया, ठीक है, तो P1 लोड लगाने के बाद हमने यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखी, सपोज ये स्मॉल P1 है, ठीक है, और ये स्मॉल Q1 है, ठीक है, स्मॉल Q1 है, ठीक है, तो हम P1 और स्मॉल Q1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके नीचे वाली डिफ्लेक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगी कैपिटल Q1 और स्मॉल P1 इसके बराबर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जहां पे लोड लगाया उसके नीचे की डिफ्लेक्शन और उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड से इक्वेट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, इतना बड़ा ये क्वेश्चन लग रहा है और 2 मार्क्स का भी है, और ये क्वेश्चन जो है ना असली में ये बहुत छोटा और बहुत इजी हो जाता है जब हमें बेटीज थ्योरम जो है वो पता होती है। ठीक है, तो सिंपली थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले तो हमने 20 किलो न्यूटन का लोड लगा देना है और यहाँ पे डिफ्लेक्शन नोटिस करनी है जो कि एक पॉइंट है 1 मीटर डिस्टेंस पे फिक्स एंड के। ठीक है, ये है 2 mm, ठीक है, यहाँ पे 2 mm डिफ्लेक्शन आती है। फिर हम फिर से उठाते हैं एक लोड जो कि 10 किलो न्यूटन का है। अब हमने 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया और हमने अब डिफ्लेक्शन कहाँ देखनी है, फ्री एंड पे, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगी वो हमें देखनी है, सपोज ये Y2 डिफ्लेक्शन है। तो मैंने आपको बेटीज थ्योरम में बोला था कि यहाँ पे आपने क्या करना है, हमेशा जो जहाँ पे लोड लगा हुआ है उसके नीचे जो डिफ्लेक्शन है वो ही उसके साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 2 mm इज इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय Y2। अब ये 2 mm हमने डायरेक्टली रख दिया तो Y2 की वैल्यू हमारी mm में ही आएगी, तो Y2 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 20 यानी कि 1,
1 mm हमारी आंसर हो गया। इतना सिंपल सा आंसर है ये। इसके बाद है फर्स्ट कैस्टिग्लियानो थ्योरम। कैस्टिग्लियानो थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक बीम या ट्रस है जिसपे लोड सिस्टम लगा हुआ है, अब डिफ्लेक्शन जो होगी एक पॉइंट आर पे अगर हमें निकालनी होगी तो वो कैसे मिलेगी हमें, वो होगी द पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स पी आर जो उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी उस पॉइंट पे, उसी से हमें मिल जाएगी डिफ्लेक्शन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमारे पास है एक बीम है सिंपली सपोर्टेड, यहाँ पे पी आर लोड लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमें चाहिए वाई आर जो कि डिफ्लेक्शन इससे आ रही है। तो हम डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, पहले तो इस बीम के लिए हम निकालेंगे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस फोर्स, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी जो आएगी ना वो इस वाली हमारे पास जो लोड है इसी के मतलब फॉर्म में ही आएगी, ठीक है। तो इसीलिए उसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू दिस लोड और हमें मिल जाएगी डिफ्लेक्शन वाई आर, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग होती है ना वो होती है m स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI और इसको इंटीग्रेट करने, ठीक है। इस तरीके से ये m स्क्वायर मतलब यहाँ पे ये मोमेंट है और ये dx और यहाँ पे 2EI डिनोमिनेटर में और इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और P लोड लगा हुआ है लेफ्ट साइड से A डिस्टेंस पे, राइट साइड से B डिस्टेंस पे सपोर्ट से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निकाली है डिफ्लेक्शन अंडर लोड P लोड के नीचे जो पोर्शन होगा वहां पे डिफ्लेक्शन कितनी आएगी, ठीक है। ये हमें सिंपली निकालना है। सबसे पहले तो आपने रिएक्शंस कैलकुलेट कर लेनी है। रिएक्शंस निकालने के लिए यहाँ पे तो सिंपली फॉर्मूला लग जाएगा P और इसके ऑपोजिट में जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे B अपॉन L और यहाँ पे हो जाएगा P लोड और ऑपोजिट में डिस्टेंस A है और अपॉन L, ठीक है। ये फॉर्मूला भी होता है, आप याद रख सकते हो या फिर आप स्टैंडर्ड तरीके से भी सॉल्व कर सके इसके सारे जो रिएक्शंस है सपोर्ट रिएक्शंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट पे हमें देखना है लोड और जो होगा P के नीचे जो डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमने क्या देखा हुआ है कि डिफ्लेक्शन हमें मिलती है, ये हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है स्ट्रेन एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू लोड, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले तो स्ट्रेन एनर्जी चाहिए। स्ट्रेन एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, ये था m स्क्वायर जो कि मोमेंट था और इसके साथ dx था, नीचे था 2 टाइम्स EI, है ना, डिनोमिनेटर में। अब हमें यहाँ पे मोमेंट हमारे पास नहीं है तो हम पहले मोमेंट ही निकालेंगे। AC पोर्शन के लिए अगर हमें मोमेंट निकालनी हो तो हम कहीं पे भी सेक्शन 1 लगा सकते हैं, ठीक है। ये सपोज ये C है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे X सेक्शन हमने कहीं पे भी लगा दी और यहाँ से डिस्टेंस ले लिया इसको X, ठीक है, जहाँ पे भी हम लगाएंगे तो ये आ जाएगी मोमेंट जो होगी ना यहाँ पे आ जाएगी PB अपॉन L मल्टीप्लाई बाय X, है ना, PB बाय L और X, ठीक है। ये इस तरीके से है लीवर आर्म और ये इस तरीके से है तो ये इस तरीके से घुमाएगी इसे, ठीक है। तो मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, मतलब ये क्लॉकवाइज है सॉरी, हाँ। और फिर उसके बाद आता है CB पोर्शन। जो CB पोर्शन है इसमें मोमेंट कितनी आएगी, इसमें आ जाएगी P, अब यहीं पे हम एक सेक्शन लगा देंगे, XX सेक्शन कोई लगा दी और यहाँ से X डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा PA अपॉन L और इसके साथ X। अब ये जो है यहाँ पे ये हो जाएगी, ये इस तरीके से हमारे पास लोड है और ये लीवर आर्म है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है अब, ठीक है। तो यहाँ पे राइट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा तो दोनों ही पॉजिटिव आ गए, ठीक है। अब ये चीज हो गई। फिर उसके बाद अब हम निकाल सकते हैं हमारी स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। अब ये हो जाएगी यहाँ पे जो AC पोर्शन है 0 टू A हो जाएगी, 0 टू A हो जाएगी, ये हो जाएगा और PB अपॉन L इंटू X टाइम्स DX इसकी पावर में 2 और 2EI
और इसके साथ 0 टू b हमारे पास है पी ए अपॉन एल इंटू एक्स डी एक्स अपॉन 2 टाइम्स ई आई। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और 2 टाइम्स ई आई, ये हमने बाहर निकाल लिया कॉमन, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये 0 टू ए और यहाँ पे पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर ई आई और यहाँ पे 0 टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया। फिर उसके बाद ये आ जाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन, और यहाँ से 3 आ जाएगा ना, एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ। ठीक है, 6 एल स्क्वायर ई आई और यहाँ पे एक्स क्यूब है तो ए हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ आ गया पी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी क्यूब अपॉन 6 टाइम्स एल स्क्वायर ई आई, ये हमारी आ गई स्ट्रेन एनर्जी। अब ये हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी है और स्ट्रेन एनर्जी को हमें डिफरेंशिएट कर देना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू लोड। जो हमारे पास लोड है उसी के रिस्पेक्ट में जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2p बी स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 6 एल स्क्वायर ई आई और यहाँ पे आ जाएगा 2p ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन 6 एल स्क्वायर ई आई। मतलब कि यहाँ पे ये आ जाएगा 1/3 कॉमन निकाला, अब जितना भी चीजें कॉमन निकाल सकते हैं निकाल लेते हैं, पी ए बी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से बच गया ए और यहाँ से बच जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, ए प्लस बी जो है वो एल ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल अपॉन 3 टाइम्स ई आई और नीचे एल स्क्वायर भी था यहाँ पे, और ये एल स्क्वायर साथ एल कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आ गया पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3 ई आई एल। अब हमें एक चीज तो क्लियर हो गई इस वाले न्यूमेरिकल से कि अगर हमारे पास पॉइंट लोड P लगा होगा उसके नीचे हम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी वाले मेथड से। ठीक है, उस पॉइंट लोड का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें पॉइंट लोड ही नहीं दिया हो तो हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, अगर इस तरीके से हमारे पास कोई वो आती है, बीम आ जाती है जिसमें हमारे पास पॉइंट लोड नहीं है, तो हम खुद एक पॉइंट लोड लगाएंगे और उसके हेल्प से हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में इस लोड को हम सूडो लोड बोलेंगे और लास्ट में इसको हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, जब पूरा आंसर हमारा निकल जाएगा तो 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी है डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। ठीक है, अब इसके लिए हम वही प्रोसेस सेम कर सकते हैं। y जो होगा, हमारी जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट लोड। ठीक है, और स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है। अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव जो बाद में करने हैं उससे हम पहले ही कर दें अगर पार्शियल डेरिवेटिव, तो भी कोई इशू नहीं है ना। इस तरीके से अगर मैंने इसको पहले ही डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो m है इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो मोमेंट है ये हमारे पास सिर्फ डेरिवेटिव है यहाँ पे और कुछ डेरिवेटिव नहीं है, तो हम कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ये हो जाएगा 2m और इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू p जो कि हमारा पॉइंट लोड है, ये dx आ गया। फिर उसके बाद 2ei, अब यहाँ से ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कैपिटल M और मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोड, पॉइंट लोड, और यहाँ dx अपॉन ई आई। ठीक है, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये जो है ना हमारे पास फॉर्मूला, अगर हम यहाँ पे पुट करें आंसर तो हमारा डायरेक्टली हमें मिल जाएगी हमारी वर्टिकल डिफ्लेक्शन, जो कि y हो सकती है या फिर हम डेल्टा लिखना चाहें, अपनी मर्जी है हमारी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो अब इस क्वेश्चन में मैं निकालती हूँ मोमेंट। ठीक है, एक सेक्शन मैंने ले ली x, मोमेंट मेरे पास आ जाएगी पूरी, इसके लिए ए बी सपोज ये है। ठीक है, पूरे ए बी पोर्शन के लिए, ठीक है, इसके लिए आ जाएगा मोमेंट यहाँ पे माइनस पी एक्स डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और माइनस W यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसके साथ x ये आ गया हमारा WX लोड हो गया।
ये होगा ना किलो न्यूटन पर मीटर, तो मीटर मतलब कितना डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उसके बाद x/2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगी मोमेंट। ठीक है, ये आ जाएगा, और इसका यहाँ से मतलब CG से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ये वाले से। ठीक है, अब इससे हमें मिल जाएगा, ये मोमेंट आ गई, तो अब हम यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव जब निकालेंगे इसका, तो हमें क्या मिलेगा, -x मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे p है यहाँ पे नहीं है, तो ये -x मिल गया यहाँ से। अब हम इसको डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कहाँ पे, ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू यहाँ पे m, ये m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p dx अपॉन ei। यहाँ पे जब हम इसे यहाँ पे पुट करेंगे ये हो जाएगा -px माइनस wx²/2, और यहाँ पे आ जाएगा -x और dx अपॉन ei। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ से ये आ जाएगा, ये हम लिखेंगे 0 to l। ठीक है, इसकी पूरी लेंथ सपोज l है। ei जो है यहाँ पे, ये मैं बाहर लिख देती हूँ ei, और इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा -px² माइनस wx³ अपॉन 2, और यहाँ से ये प्लस हो गया क्योंकि माइनस साइन भी था एक, तो ये dx आ गया, और यहाँ पे डिवाइड करना है बाय किया है जो कि हमने पहले ही कर दिया, तो मैं 1 लिख देती हूँ यहाँ पे। ये आ जाएगा अब 1 अपॉन ei, और यहाँ पे आ जाएगा px³ अपॉन 3 प्लस wx की पावर 4 अपॉन 4 2 ज़ा 8। ठीक है, और ये 0 से l तक होगा। ठीक है, और यहाँ से जो p है, अब इस पॉइंट पे हम पुट कर सकते हैं इसको 0। ठीक है, बाद में भी पुट कर सकते हो, अभी भी पुट कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन ei, और ये आ जाएगा WL की पावर 4 अपॉन 8। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा WL पावर 4 अपॉन 8 ei, जो कि आप देख भी सकते हो कि ये स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला होता है इसका। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, रुको, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, WL की पावर 4 अपॉन 8 है। अगर हमें स्लोप निकालनी हो, डिफ्लेक्शन तो हमने देख लिया, अगर हमें स्लोप निकालनी हो तो हम स्ट्रेन एनर्जी को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट, कंसंट्रेटेड मोमेंट के रिस्पेक्ट में हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो स्ट्रेन एनर्जी था, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला था, ये था mx² dx अपॉन 2ei, है ना, मतलब mx जो है, m जो है वो भी हमारा x की टर्म्स में आंसर आ रहा था, m जो था। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेटेड मोमेंट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे mx 2 टाइम्स mx, और यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेटेड मोमेंट और dx, और यहाँ पे 2ei। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा स्लोप के लिए यानी कि थीटा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा mx पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ mx विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेटेड मोमेंट m, और यहाँ पे ei से हमें इसे डिवाइड कर देना। इस तरीके से हमारा स्लोप का फॉर्मूला भी बन जाएगा, और सेम प्रोसीजर से, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से हम स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो हमने इनकी फॉर्मूलाज देखी है ना, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए और मैक्सिमम स्लोप के लिए फॉर्मूलाज है। यहाँ पे जैसे कि कैंटिलीवर है ना, उसके लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगी वो फ्री एंड पे ही ज्यादातर आती है। ठीक है, और स्लोप भी फ्री एंड पे मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे स्लोप जो है ये फ्री एंड के लिए दी हुई है, जितनी भी है स्लोप्स और डिफ्लेक्शंस फ्री एंड के लिए दी हुई है। और सिंपली सपोर्टेड की केस में अगर लोड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो जो हमारी डिफ्लेक्शन होगी मैक्सिमम वो सेंटर पे आएगी, और हमारा जो स्लोप मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे सपोर्ट्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ये जो थीटा है ये सपोर्ट के लिए है, और ये जो डिफ्लेक्शन है ये सेंटर के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये चीज भी याद रखनी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। इसके बाद आता है डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड में हम यूज करते हैं बेंडिंग इक्वेशन का। बेंडिंग इक्वेशन में
एक होता है m अपॉन आई और यहाँ पे होता है e अपॉन आर। तो 1 अपॉन आर जो होता है, जो कि कर्वेचर होता है, उसके लिए हम उसे लिख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y, यानी कि डिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स। ठीक है, तो इन दोनों का यूज करके हम ये इक्वेशन बनाते हैं m इज इक्वल्स टू ई आई, या इसके साथ ये लिख देंगे और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स। या फिर हम ये क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली जैसे ये है वैसे ही रख सकते हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एक तो हमें स्लोप निकालनी है, दूसरी हमें डिफ्लेक्शन निकालनी है ना। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन है। इससे हम स्लोप अगर हमें निकालनी है, स्लोप यानी कि थीटा, जो कि हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो उसके लिए हम एक बार इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दे, दोनों साइड एक बार इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू m अपॉन ई आई, और यहाँ पे x आ जाएगा प्लस एक कांस्टेंट x के साथ हमने इंटीग्रेट कर दिया dx के साथ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। अब हम अगर इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट कर दें, इसी वाली इक्वेशन को, जो हमारे पास न्यू इक्वेशन आई है, इसको एक बार इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें y मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर अपॉन 2ei प्लस सी एक्स प्लस यहाँ पे C2 एक और नया कांस्टेंट आ जाएगा। अब इस वाली इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। ये वाली इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हमें स्लोप मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन की हेल्प से इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें हम स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले तो ये x सेक्शन मैंने ले ली। ठीक है, यहाँ पे ये x डिस्टेंस पे है। सबसे पहले तो हमें मोमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम निकाल लेते हैं। पहले मोमेंट आ जाएगी यहाँ पे WL/2, और ये x डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे ये आ गया x। ठीक है, अपवर्ड है पॉजिटिव, तो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो डाउनवर्ड है, तो नेगेटिव हो जाएगा W। और इसके साथ ये x डिस्टेंस पे है, तो पूरे x डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो WX इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया। डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x/2। ठीक है, ये हमारे पास मोमेंट आ गई WL/2x माइनस WX²/2। ठीक है, ये हमारी मोमेंट आ गई। अब यहाँ पे m इज इक्वल्स टू ई आई dy अपॉन dx, ये 2 टाइम्स है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको अगर हम लिख दें और उसके बाद हम अब क्या करेंगे, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, m जो है, पहले हम m की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद इसे इंटीग्रेट करेंगे एक बार, तो हमें स्लोप मिल जाएगी। दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, WL/2x माइनस WX²/2, ये हमारी मोमेंट है, और यहाँ ई आई और dy बाई डी एक्स, 2 बार dx से इसको डिफरेंशिएट करा है। ठीक है, इस तरीके से ये इक्वेशन हमने लिख दी। अब हम इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे dx के साथ। ठीक है, यहाँ से हमने इंटीग्रेट कर देना है, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपली ई आई dy बाई डी एक्स। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ई आई थीटा, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स स्लोप ही है। ठीक है, तो दूसरी साइड की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी हमारे पास WL/2x, ये स्क्वायर अपॉन 2, x था ना, तो x²/2 माइनस W/2x³ अपॉन 3। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट भी आ जाएगा, और इक्वल्स टू ई आई थीटा हमारे पास है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट आया, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखो, हमारे पास जब हम ये सिंपली सपोर्टेड की बात करते हैं ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगी y मैक्स, है ना। स्लोप यहाँ पे जो होंगी दोनों इक्वल आएंगी, क्योंकि लोडिंग भी सिमेट्रिकल है, और जो स्लोप्स होंगी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, और जहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगी ना, इस पॉइंट पे जो स्लोप होगी वो 0 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट पे स्लोप 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है, ये यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे है, तो मतलब कि x इज इक्वल्स टू L/2 पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0 हो जाएगा स्लोप, या फिर हम कह सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी WL बाय, यहाँ पे मैं 4 लिख देती हूँ, और x की जगह हम लिख देंगे L/2 की पावर में 2 माइनस W, और यहाँ पे 6 W/6
x की जगह पे l/2 उसकी पावर में 3 प्लस c इज इक्वल्स टू ei टाइम्स 0 मतलब 0। ठीक है, अब यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे जब, तो c इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास -wl की पावर 3 अपॉन 24। और फिर उसके बाद हम अब इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पूरी इक्वेशन मिल जाएगी, जिसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा x की पावर 3 माइनस wl की पावर 3 अपॉन 24 इज इक्वल्स टू ei टाइम्स थीटा। ठीक है, इस इक्वेशन से हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, हमें चाहिए स्लोप पे, मतलब सपोर्ट्स पे। ठीक है, तो सपोर्ट पे जब हमें निकालना है तो x की वैल्यू हम सिंपली 0 पुट कर सकते हैं, तो हमें सपोर्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमें a सपोर्ट पे मिल जाएगी और सेम वैल्यू b पे भी होगी। ठीक है, ये इक्वली होगा यहाँ पे। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, w यहाँ पे ये 0 हो गया, -0 माइनस wl की पावर 3 अपॉन 24 इज इक्वल्स टू ei थीटा। इसका मतलब थीटा क्या आया हमारा, wl की पावर 3 अपॉन 24 ei। ये हमारी स्लोप होगी। ये इस डबल इंटीग्रेशन मेथड से हमने स्लोप निकाल ली। मैकॉलेज मेथड। अब ये जो मेथड है डबल इंटीग्रेशन मेथड जैसा ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, जो हमारे पास पहले थी डबल इंटीग्रेशन मेथड था, इसमें हम देखते हैं कि एक हमारे पास इक्वेशन थी, मोमेंट के लिए एक ही हम इक्वेशन यूज कर रहे थे और उसी इक्वेशन का यूज करके पूरी बीम के लिए हम स्लोप और डिफ्लेक्शंस निकाल सकते थे। बट इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम अब इस वाले क्वेश्चन को कंसिडर करें तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हर एक पार्ट के लिए अलग अलग मोमेंट की इक्वेशन आ रही है। जैसे कि अगर हम यहाँ वाले पोर्शन के लिए देखें, सपोज मैंने एक्स एक्स सेक्शन यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे मेरी मोमेंट क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 20 टाइम्स एक्स। ये वाला जो सपोर्ट है इसकी वजह से जो हमारे पास मोमेंट आ रही है सिर्फ वही वाली यहाँ तक कवर होगी। अगर हम आगे वाला पोर्शन देखें, यहाँ पे कहीं ले लें अगर सेक्शन एक्स, तो यहाँ से मोमेंट कितनी आएगी, 20 टाइम्स x, ये x डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का अभी हमारे लिए ये x डिस्टेंस हो गया। तो ये वाला 20 जो है इसके साथ x माइनस, अब ये 20 किलो न्यूटन का लोड भी तो आ गया, यहाँ से आ जाएगा 20 टाइम्स, यहाँ से ये 1 जो है x में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1। ये हमारे पास आ गई इस वाले की इक्वेशन। अगर हम यहाँ कहीं एक सेक्शन लगा दें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ तक के पोर्शन को अगर x मान ले, तो हमारी मोमेंट की इक्वेशन क्या आएगी, 20 टाइम्स x माइनस ये जो 20 है, फिर से ये जो होगा ये हो जाएगा, इतना पोर्शन होगा ना ये वाला डिस्टेंस, ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा x माइनस 1। फिर उसके बाद हमारे पास माइनस ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, ये कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है, इतने पोर्शन पे लगा हुआ है। ये 2 मीटर है और ये टोटल x है, x माइनस 2 कर देंगे तो ये पोर्शन मिल जाएगा, x माइनस 2 करा। ठीक है, अभी ये मैग्नीट्यूड मिल गया तो डिस्टेंस कैसे मिल जाएगा, x माइनस 2 के हाफ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा ये मोमेंट हो गई पूरी इस पॉइंट तक के लिए। मतलब कि अब हम ये वाली जो इक्वेशन है ना, इस पूरी इक्वेशन का यूज करके हम C से B तक की मोमेंट निकाल सकते हैं। इस वाली इक्वेशन का यूज करके हम D से C तक की इक्वेशन मोमेंट निकाल सकते हैं, और ये पहली वाली इक्वेशन का यूज करके हम A से D तक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो हम इस मेथड में क्या करेंगे, हम सारे ये जो पूरी इक्वेशन है ना लास्ट वाली, इस मोमेंट इक्वेशन की हेल्प से हम थीटा और जो y इसकी टर्म्स में इक्वेशन बना के रख लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करके निकाल के रख लेंगे, और अगर हमें स्लोप चाहिए होगी इस पोर्शन के लिए तो सिर्फ उसका फर्स्ट पार्ट यूज करेंगे, मतलब इसका सिर्फ ये वाला पोर्शन यूज करेंगे। अगर हमें ए से सी जो डी से सी के बीच में चाहिए होगी अगर मोमेंट स्लोप और डिफ्लेक्शन, तो हम ये दोनों पार्ट यूज करेंगे। और अगर हमें यहाँ पे सी से बी के बीच में चाहिए होगी तो पूरी की पूरी इक्वेशन को यूज करके हम स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम पहले इसको करते हैं इंटीग्रेट और हम निकालते हैं स्लोप की इक्वेशन। ठीक है, हम निकाल लेंगे पहले स्लोप की इक्वेशन। हमारे पास mx है 20x माइनस 20x माइनस 1 और यहाँ पे -10 टाइम्स x माइनस 2 और इसकी पावर में 2 अपॉन 2, यही है ना यहाँ पे।
इसको हम 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास mx, और हमारी इक्वेशन जो थी ये थी mx इज इक्वल्स टू mx अपॉन ई आई इज इक्वल्स टू dy बाई dx, ठीक है। ये इसकी डबल टाइम्स डिफरेंशिएशन है। अब हमें इसे एक बार इंटीग्रेट करना है ये वाली इक्वेशन के फॉर्म में। 20x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस यहाँ पे 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई आई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स डबल टाइम्स डिफ्रेंसिएशन। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम दोनों साइड, ठीक है, dx के साथ, ठीक है, dx, और यहाँ पे भी मैं dx लिख देती हूँ। तो यहाँ से ये सिंपली आ जाएगा ई आई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे आ जाएगा 20x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट 1 ही है तो यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस ये आ गया 5x माइनस 1 इसकी पावर में 3 अपॉन 3, फिर से x के साथ कोफिशिएंट 1 ही है तो इसके साथ यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये यहाँ पे 1 ही आ जाएगी, इसी की डिफरेंशिएशन आती है ना इस वाले पोर्शन के नीचे, तो ये आ गया। फिर उसके साथ हम एक कांस्टेंट लिख देंगे c इज इक्वल्स टू ई आई टाइम्स थीटा। अब हम dy बाई dx को मैंने थीटा लिख दिया। हमें यहाँ पे निकालनी है डिफ्लेक्शन एट c, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी जो पूरी इक्वेशन है ये हमारी होगी स्लोप के लिए। अब हम डिफ्लेक्शन जो डिफ्लेक्शन है उसके लिए भी हम निकाल सकते हैं, इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे फिर से, तो हमें स्लोप जो है डिफ्लेक्शन के लिए भी इक्वेशन मिल जाएगी। ये आ जाएगा 20/2 है तो ये 10 हम लिख सकते हैं, 10x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस ये भी 10 हो जाएगा 10x माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस यहाँ पे 5/3 और x माइनस 1 की पावर में 4 अपॉन 4 प्लस cx प्लस c2 लिख देती हूँ अब मैं कांस्टेंट नया जो होगा, ठीक है। यह आ गया ई आई टाइम्स वाई, इसी को मैंने इंटीग्रेट करा तो ई आई टाइम्स वाई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई, ये हमारी डिफ्लेक्शन के लिए इक्वेशन आ गई। अब हमें c और c2 जो है ना दोनों की वैल्यूज हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पे c और c2 की वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें ये जो पोर्शन है ये सपोर्ट जो है यहाँ पे सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन 0 आएगी, ठीक है। तो मतलब कि x इज इक्वल्स टू अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखें ये AD पोर्शन में जो है सिर्फ इतना पोर्शन इक्वेशन का हम यूज करेंगे, ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन यूज करेंगे। और हमें एक और बात याद रखनी है, चाहे हम इतना पोर्शन यूज करें चाहे इतना यूज करें चाहे हम ये तीनों ही यूज करें पोर्शंस, ठीक है, तो मतलब लास्ट वाले के लिए हम लिखे तो हमेशा हमें c और cx जो है cx प्लस c2 है ना, ये हमेशा पूरी इक्वेशन के साथ तीनों इक्वेशंस के साथ हमें यूज करने हैं और उसके बाद ही हमें करना है सॉल्व, ठीक है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे अब देखें 20x प्लस cx प्लस c2 इज इक्वल्स टू ई आई टाइम्स वाई, इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आपने ये वाला पोर्शन भी यूज करा होता तो भी इसके साथ आपने cx प्लस c इज इक्वल्स टू ई आई टाइम्स वाई करके लिखना था, ठीक है। c2 निकालने के लिए हम इक्वेशन क्या यूज करेंगे, x इज इक्वल्स टू 4 के लिए y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सेकेंड वाले सपोर्ट पे भी डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 4 y इज इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन क्या यूज करेंगे, इक्वेशन हम पूरी यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ना c और b के बीच में आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे पूरी की पूरी इक्वेशन लिखेंगे। ये हो जाएगा 10x की पावर 3 यानी कि 4 की पावर 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 10 इंटू 4 माइनस 1 की पावर में 3 अपॉन 3 माइनस 5/3 x माइनस 1, ये 1 नहीं होगा ये 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 2 और ये 2, ये हो जाएगा x माइनस 4 माइनस 2 इसकी पावर में 4 अपॉन 4, उसके साथ प्लस c टाइम्स 4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू ई आई टाइम्स 0, ठीक है, ये 0 हो गया। अब यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस
29.16। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए है डिफ्लेक्शन सी पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू सी कहाँ पे है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो इसलिए हम 2 लिख देंगे। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो जो हमारे पास y की वैल्यू आएगी वही हमारी डिफ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 10 टाइम्स 2 की पावर में 3/3 माइनस 10 इंटू 2 माइनस 1 1 ही हो गया। ठीक है, अपॉन 3 इसकी पावर में 3 है, तो ये आ जाएगा 5/3 और यहाँ पे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस c कितना है हमारे पास, c है -29.16 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये 0 इज इक्वल्स टू ई आई। अब ई आई की वैल्यू है हमारे पास 200 इंटू 10⁻6 और यहाँ पे i की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻6 और यहाँ पे एक y भी है हमारे पास। ठीक है, y इज इक्वल्स टू -34.98। ठीक है, ये वाले पोर्शन की वैल्यू डिवाइडेड बाय 200 इंटू 20। ठीक है, और अब ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यू आ जाएगी, अब ये मीटर में आएगी तो इसलिए हम 10⁻3 लगा के इसकी mm में वैल्यू निकाल देंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -8.74 mm। इसके बाद हमारे पास दो मेथड्स है। सबसे पहले आता है मोमेंट एरिया मेथड और इसके बाद है कॉन्जुगेट बीम मेथड। मोमेंट एरिया मेथड में हमें क्या करना है, स्लोप अगर हमें निकालनी है तो हम दो स्लोप्स जो होगी, दो पॉइंट्स को ही लेंगे हम, और उसके बीच की स्लोप्स जो होंगी ना उनका डिफरेंस वो हो जाएगा एरिया ऑफ m/ei डायग्राम। ठीक है, बिटवीन a एंड b। अब a और b पॉइंट के बीच में हम स्लोप निकाल रहे थे, इन दो पॉइंट्स के बीच में एरिया ऑफ m/ei डायग्राम जो होगा वो हम निकाल लेंगे, वो सिंपली हमारी इन स्लोप्स के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। इसकी हेल्प से हम दोनों की स्लोप्स निकाल पाएंगे। ठीक है, और दूसरा हमारे पास होगा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन एट b इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ m/ei डायग्राम बिटवीन a एंड b। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली एरिया निकाल रहे थे, यहाँ पे इस एरिया का m/ei डायग्राम का जो एरिया होगा उसकी हम मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, मोमेंट निकालेंगे मतलब कि एरिया के साथ अगर हम CG का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे और हमें डिफ्लेक्शन भी पता चल जाएगी। दूसरा हमारे पास मेथड है कॉन्जुगेट बीम मेथड, जिसमें हमें पहले तो ये जो मेथड है ये ज़्यादा यूजफुल होगा तब जब हमारे पास फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो होगी ना वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी मतलब EI एक बार कहीं दिया होगा हाफ बीम पे, दूसरी बीम पे 2 EI दिया होगा हाफ पोर्शन पे बीम के। ठीक है, इस तरीके से दे रखा होगा। ठीक है, तो हमारी ये जो बीम है इस पे, ऐसी बीम्स पे ज़्यादा यूजफुल होगी कॉन्जुगेट बीम मेथड। दूसरा हमारे पास ये जो कॉन्जुगेट बीम मेथड है ना, ये एक स्पेशल केस है मोमेंट एरिया मेथड का ही। ठीक है, ये इसी का एक स्पेशल केस है। और अब यहाँ पे इसमें थीटा जो है या स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे निकाली जाती है। स्लोप जो होगी कॉन्जुगेट बीम मेथड में, अगर हम एक सेक्शन लेते हैं बीम में और उसकी हम उस पॉइंट की हम स्लोप निकालना चाहते हैं तो हमें स्लोप कैसे पता चलेगी, वो सिंपली हो जाएगी शेयर फोर्स ऑफ द कॉन्जुगेट बीम। उस पॉइंट पे जो शेयर फोर्स होगी कॉन्जुगेट बीम में वो हो जाएगी हमारे पास स्लोप। ठीक है, और डिफ्लेक्शन हमें कैसे पता चलेगी, डिफ्लेक्शन भी सेम, अगर हम एक बीम में देखते हैं एक पॉइंट पे डिफ्लेक्शन वो हो जाएगी उसी पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होगी कॉन्जुगेट बीम में वो हो जाएगी हमारे पास डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्जुगेट बीम जो है वो हमें बनानी कैसी है। अगर हमारे पास कोई बीम है उसमें फिक्स्ड सपोर्ट है, ठीक है, फिक्स सपोर्ट होगा तो हम क्या करेंगे, उसे कॉन्जुगेट बीम में फ्री कर देंगे। ठीक है, फिक्स को हमने फ्री कर देना और अगर हमारे पास फ्री होगा तो हमें उसे फिक्स कर देना। ठीक है, और दूसरी बात, अगर बीम में हमारे पास सिंपली सपोर्टेड होगी, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड मतलब रोलर हो सकता है या फिर हमारे पास जो है हिंज हो सकती है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड सपोर्ट्स होंगे तो हम उसे क्या कर देंगे, उसको हम सेम ही रहने देंगे, मतलब जो हिंज है उसे हिंज ही रहने देंगे, रोलर है तो रोलर ही रहने देंगे। ठीक है, अगर इंटरनल हिंज है, इंटरनल हिंज है हमारे पास इस तरीके से बीम के अंदर कहीं पे, अगर इंटरनल हिंज होगी तो हमें उसे इंटरनल रोलर बना देंगे। ठीक है,
अब ये जो पहले वाला रोलर था ये साइड पे था, ये इंटरनल रोलर बन गया, ठीक है। अब अगर हमारे पास इंटरनल रोलर होगा, उसको हम ऑपोजिट उसका करेंगे, बिल्कुल सेम इस चीज में हम हिंज बना देंगे। अगर इंटरनल रोलर दिया होगा बीम में, तो कॉन्जुगेट बीम में वो हिंज बन जाएगा, इंटरनल हिंज बन जाएगी, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये मोमेंट एरिया मेथड के लिए क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉन्जुगेट बीम मेथड के लिए करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें निकालनी है डिफ्लेक्शन फॉर कैंटिलीवर बीम, ठीक है। फ्री एंड पे हमें बी एंड जो है इस पे निकालनी है। इस तरीके से ये कैंटिलीवर है जिसके यहाँ पे हमें फ्री एंड पे दी हुई है एक मोमेंट। अब यहाँ पे हमें मोमेंट दी हुई है, हमारे पास ये एक फिक्स सपोर्ट होता है सिर्फ कैंटिलीवर बीम में, है ना। तो हम यहाँ पे इसके ऑपोजिट में मोमेंट लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी जो रिएक्शन होगी, सपोर्ट रिएक्शन नहीं आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे ना, वो इस तरीके से बनेगी। जो एम डायग्राम होगी वो इस तरीके से बनेगी, ठीक है। और ये जो है एंटी क्लॉक, यहाँ से क्लॉकवाइज है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब ये लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, राइट साइड पे क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, मतलब ये पूरी जो बीम है ये नेगेटिव होगी, ठीक है। यहाँ से ये नीचे m टाइम्स नीचे गया, फिर उसके बाद ये स्ट्रेट चला, और फिर उसके बाद m टाइम्स ऊपर आके यहीं पे ज्वाइन कर गया। तो मतलब इस तरीके से बना दी हमने, ये आ गई हमारी m डायग्राम। अब हम m अपॉन जो EI डायग्राम है वो कैसे बनाएंगे? यही वाली डायग्राम को हम क्या करेंगे, m को हम EI से डिवाइड कर देंगे। अब हम किसी चीज से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कॉमन सी बात है, इसकी जो डेप्थ होगी ना वो डिक्रीज कर जाएगी। ये वाली जो डेप्थ होगी, ये m जो होगा यहाँ पे m अपॉन EI जो इसकी डेप्थ है इससे कम होगी बस सिंपली, और बाकी तो डायग्राम सेम ही रही, ठीक है। ये हमारी डायग्राम होगी m अपॉन EI डायग्राम। अब हमें निकालनी है फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दोनों चीजें निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे पहले तो स्लोप निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, फ्री एंड जो है वो बी पॉइंट है, तो थीटा बी माइनस थीटा ए क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ एम अपॉन EI डायग्राम, ठीक है। इस वाले पोर्शन के अंदर जो आएगा, ए और बी पोर्शन के अंदर जितनी भी m बाई EI डायग्राम आएगी, जो कि इस केस में पूरी ही हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी यहाँ पे स्लोप का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा m अपॉन EI, और इसकी लेंथ, टोटल लेंथ जो है वो L है, ठीक है। ये यहाँ पे कैपिटल L है तो कैपिटल L लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो गया, और इसके साथ हमने L को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया ना एरिया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखने हैं कि ये जो डिफ्लेक्शन हो स्लोप होगी, फ्री जो हमारा फिक्स सपोर्ट होता है उस पे स्लोप 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब थीटा बी की वैल्यू क्या होगी, ML अपॉन EI, ये हमारी स्लोप आ जाएगी फ्री एंड पे, ठीक है। ये हमारी स्लोप आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे फ्री एंड पे। डिफ्लेक्शन हमारी बी पे कैसे आएगी, डिफ्लेक्शन हो जाएगी हमारी m अपॉन EI डायग्राम जो है इसका एरिया, और एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एरिया के साथ हमने क्या करना है, मतलब ये एरिया का हमने मोमेंट ले लेनी है, मतलब एरिया को हमने CG से मल्टीप्लाई कर देना, CG के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से। अब इस एरिया का CG कहाँ होगा, इसके सेंटर पे कहीं ना कहीं होगा, है ना। तो यहाँ से ये डिस्टेंस आ गया, यहाँ पे आ गया x, ठीक है। ये डिस्टेंस जो होगा हमारे पास x बार जो डिस्टेंस होगा, अब ये कहाँ पे होगा, L/2 डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ पे ML अपॉन EI ये आ गया हमारे पास, ये है एरिया ऑफ AB, ठीक है। यहाँ पे ये एरिया है, एरिया के साथ हमने जो डिस्टेंस है CG का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो मल्टीप्लाई कर देना L/2, तो ये आ जाएगा ML स्क्वायर अपॉन 2EI। ये हमारी आ गई डिफ्लेक्शन। ये एक न्यूमेरिकल है जिसे हम सॉल्व करेंगे कॉन्जुगेट बीम मेथड से, ठीक है। यहाँ पे हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है जिसमें 1 मीटर के सेंट्रल डिस्टेंस पे लगा हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। और EI हमें दिया हुआ 30 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम स्लोप। मैक्सिमम स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले m अपॉन EI डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके लिए हमें पहले m डायग्राम यानी कि मोमेंट डायग्राम बनानी है। मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को इस तरीके से हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ तक के पोर्शन के लिए आ जाएगा हमारे पास
ये देखो यहाँ पे हमने सपोर्ट्स रिएक्शन पहले फाइंड आउट करनी है। जो सपोर्ट रिएक्शन होगी उसी के साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितना भी होगा x मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो यही स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू 1/2, क्योंकि ये पूरा 1 मीटर के डिस्टेंस पे लगा हुआ है। इसको हम हाफ हाफ करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों जगह। ये आ जाएगा 10 किलो न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे भी आ गया 10 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आ गया 20 × 1 जब हमने किया तो इसका जो किलो न्यूटन में लोड आ गया, ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद जो लोड है वो जो है उसको हमने हाफ हाफ करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 20 किलो न्यूटन को हाफ हाफ कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा 10 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे आ जाएगा 10 × 1। अगर हम लेफ्ट साइड से देखें, अब यहाँ पे हम ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे हम राइट साइड से देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 × 1 फिर से। ठीक है, ये भी आ गया 10 किलो न्यूटन मीटर, 10 × 1। ठीक है, अब जो सेंट्रल पोर्शन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे अलग आएगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, सेक्शन ले लेंगे और हम एक इक्वेशन बना लेंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए। mx इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 10 × x। ये सपोज यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये x है। ठीक है, सेक्शन लिया और x डिस्टेंस है, तो उसके बाद 10x माइनस यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है w। ठीक है, और वो कितने डिस्टेंस के लिए है, यहाँ तक के डिस्टेंस पे है ना। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो ये इतने डिस्टेंस पे हुआ, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, x-1 हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो ये हो गया x-1 और ये हमारे पास आ गया इसका मैग्नीट्यूड। और अब अगर हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो ये लगा होगा x-1/2 के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये हमारी आगे मोमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये पॉइंट है, हमें पता है कि x का डिस्टेंस कितना है। यहाँ पे ये जो है 1 मीटर का हाफ हो जाएगा 0.5 और 1, तो यहाँ पे 1.5 आ जाएगा। x को हम 1.5 लेके चेक करेंगे mx की वैल्यू। हमें पता है कि यहाँ पे ये एक कर्व्ड पोर्शन आएगा क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा 10 × 1.5 माइनस W लोड जो है हमारे पास 20 है, और 1.5 माइनस 1 0.5 आ गया, और यहाँ पे भी 0.5 आ गया अपॉन 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा 15 माइनस 2.5 यहाँ से निकलेगा और ये पोर्शन हो जाएगा 12.5। ठीक है, तो अब ये पोर्शन जो है ना ये हो गया 12.5। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इस पोर्शन को, ये एम डायग्राम है, अगर हम हर एक यहाँ पे पोर्शन को पूरे को ओवरऑल को EI से डिवाइड कर देते हैं तो ये M/EI डायग्राम हमारी हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें बनानी है पहले तो कॉन्जुगेट बीम। कॉन्जुगेट बीम में सबसे पहले जब भी हम ड्रॉ करते हैं हमें देखनी होती है जो सपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर फिक्स होगा तो फ्री हो जाएगा, फ्री होगा तो फिक्स हो जाएगा, और अगर सिंपली सपोर्टेड होगा तो सिंपली सपोर्टेड ही रहेगा। तो यहाँ पे ये सिंपली सपोर्टेड है इसलिए सेम ही रह रहा है। और जो हमारे पास M/EI डायग्राम है ना, ये पूरी की पूरी उठा के हमने इसके ऊपर ट्रेस कर देनी है जो हमारी M/EI डायग्राम आई है। ठीक है, और ये जो M/EI डायग्राम है ये पूरी की पूरी लोडिंग की तरह एक्ट करेगी यहाँ पे। ठीक है, पूरा ये लोड की तरह है। ठीक है, ये लोडिंग होगी इसके लिए, और ये सेम टू सेम इसकी डायमेंशंस जो है वो हमें लिख देनी है। ये हाफ जो सेंट्रल पोर्शन है इस पे 12.5/EI आया था, यहाँ पे आया था 10/EI। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें निकालना है मैक्सिमम स्लोप। मैक्सिमम स्लोप सिंपली सपोर्टेड के केस में मैक्सिमम स्लोप आती है सपोर्ट्स पे। ठीक है, हमारे जो सपोर्ट्स होंगे उसमें आती है मैक्सिमम स्लोप, और यहाँ पे आएगी ये थीटा थीटा दोनों साइड। ठीक है, जो कि इक्वल होगी, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाहिए है मैक्सिमम स्लोप। अब जो स्लोप है जो यहाँ पे हमने देखा हुआ था कॉन्जुगेट बीम के अकॉर्डिंग, जो स्लोप होगी वो क्या होगी, वो होगी शेयर फोर्स इन कॉन्जुगेट बीम। कॉन्जुगेट बीम में जो शेयर फोर्स होगी वो हमारी जो बीम होगी, बीम के अंदर जिस भी पॉइंट पे हमें स्लोप चाहिए होगी, अगर सपोज हमें P पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो शेयर फोर्स डायग्राम इन कॉन्जुगेट बीम, उस शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू P पॉइंट पे हमें जो कॉन्जुगेट बीम में मिलेगी वो हमारी हो जाएगी स्लोप। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्जुगेट बीम है,
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारी shear फोर्स होगी ना, यहाँ पे अगर हम सपोर्ट रिएक्शंस निकाल लें, ये हमारी सपोर्ट रिएक्शन RP है और यहाँ पे RQ है। जो हमारी सपोर्ट रिएक्शन होगी वही तो हमारी shear फोर्स हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम RP की वैल्यू निकालेंगे वही हमारी shear फोर्स इन कॉन्जुगेट बीम की वैल्यू आ जाएगी सपोर्ट पे, और वही हमारा आ जाएगा थीटा P की वैल्यू। तो मतलब हमें यहाँ पे अभी निकालनी है सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे, सिग्मा एम मतलब मोमेंट, समेशन मोमेंट अबाउट दूसरी वाली जो हमारे पास सपोर्ट होगा उसके अबाउट हम ले लेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो हमें मिल जाएगी यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन आरपी, ठीक है। और सपोर्ट रिएक्शन ही हो जाएगी हमारे थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सपोर्ट रिएक्शन जो हो जाएगी ये आएगी आरपी अबाउट क्यू लिया है, तो ये आरपी मल्टीप्लाई बाय पूरा डिस्टेंस हमारे पास 3 है, यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, ये वाला पोर्शन 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है। पूरा डिस्टेंस 3 है तो ये 3 आ जाएगा। अब लोडिंग यहाँ पे है, ये पूरी लोडिंग की तरह कंसिडर करी जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास ट्राइंगुलर लोड जो है, ये हो जाएगा ट्राइंगुलर लोड हो जाएगा 10/EI मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे ये लगा हुआ है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जो ये है, ठीक है, इसके लिए हमें इसका CG जो होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा, मतलब हॉरिजॉन्टली CG कितने डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पे बड़ी वाली साइड से ये होगा हमारे पास 1/3 टाइम्स L जो लेंथ होगी, यहाँ पे जितनी लेंथ पे ये होगा तो यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 1/3, कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है ये 1/3, और यहाँ पे ये 2 पोर्शन जो 2 मीटर है, यहाँ से आर मतलब Q पॉइंट से तो देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा +2, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब जो ये इतना पोर्शन है ना, ये जो है यहाँ पे ये पोर्शन एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह हम लेके चल सकते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10/EI इसकी हाइट जो है और इसकी लेंथ है 1 मीटर, तो ये 1 हो गया। और इसको अगर हम देखें कि ये कितने डिस्टेंस पे है, इसका CG हॉरिजॉन्टली हो जाएगा हाफ डिस्टेंस पे, ठीक है। ये आ जाएगा 1 मीटर का हाफ यानी कि 1/2, और इसमें हमने ऐड करना है डिस्टेंस यहाँ का 1 मीटर का, ठीक है। ये आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास ट्राइंगुलर लोड है इसे भी माइनस कर देंगे हम। अब पहले तो यहाँ पे हम ये जो पोर्शन है अब इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो अब देखो हमारे पास अगर एक इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ठीक है, इसका ये पोर्शन है, 2 सेगमेंट्स होते हैं इसमें, ये हो जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट, मतलब मेजर पोर्शन इसमें आ रहा है तो इसे हम मेजर सेगमेंट बोल देंगे। और इसका जो एरिया होगा ना, इसको हम ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 2/3 टाइम्स एरिया जो इस पूरे का एरिया है, और यहाँ पे हम ले लेंगे 1/3 टाइम्स टोटल एरिया, ठीक है, माइनर के केस में। तो यहाँ पे ये जो है ये मेजर सेगमेंट की तरह है, इसलिए हम इसका एरिया लेंगे 2/3 टाइम्स जो एरिया इसका पूरा आ रहा है, ठीक है। एरिया जो पूरा रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए एरिया होगा उसका 2/3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी इतनी हाइट हो जाएगी 2.5, ये आ जाएगा 2.5/EI, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कितनी डिस्टेंस पे है ये पूरे 1 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब ये हो गया इसका एरिया, ठीक है। ये एरिया है 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा एरिया इसका आ चुका है। डिस्टेंस कितने पे लगा हुआ है, ये इसका CG से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा, CG हॉरिजॉन्टली कितने डिस्टेंस पे लाई करेगा, ये आ जाएगा 1 मीटर का हाफ, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2, ये यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसमें हम ऐड कर देंगे 1 मीटर, मतलब ये Q से 1 मीटर है यहाँ वाला पोर्शन, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हमारे पास ट्राइंगुलर पोर्शन जो बचा है इसको भी हम लिख देते हैं, यहाँ पे भी ये माइनस साइन आएगा, दोनों में माइनस आएगा, ठीक है, डाउनवर्ड है ये लोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10/EI मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 1 मीटर का डिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये आ गई लोडिंग, और डिस्टेंस कितने पे है ये, यहाँ पे ये इतना डिस्टेंस, बड़ी वाली एंड से ये 1/3 के L के डिस्टेंस पे होता है, यहाँ से ये आ जाएगा 2/3L, मतलब L यहाँ पे 1 मीटर है तो ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पे RQ जो है
ठीक है, आर पी है ये, ठीक है, यहाँ पे ये आर पी है। जो आर पी है इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, अब यहाँ पे आ जाएगा ये सबसे पहले तो ये जो पोर्शन है ये आ जाएगा यहाँ से 5, 3rp इज इक्वल्स टू ये वाला पूरा पोर्शन में अब इक्वल टू 0 के बराबर सही है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन अब मैं दूसरी वाली डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ। यहाँ पे ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 3 6 प्लस 1 7, 7/3 और यहाँ पे ei भी लगा हुआ है साथ में, ठीक है, ये प्लस यहाँ पे आया 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 3/2, ठीक है, यहाँ पे आ गया 30/2 यहाँ पे और ei, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके साथ, यहाँ पे आ गया ei, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/ei हो जाएगा सिंपली ये, ठीक है। फिर उसके बाद इसके साथ प्लस ये वाला पोर्शन जो है, अब ये पोर्शन जो है यहाँ पे ये है 2.5 और ये 3/2, ठीक है, और यहाँ से ये 3/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये बच जाएगा 3 और 3 और ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 2.5 बच जाएगा सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2.5/ei, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला पोर्शन बचता है, ये आ जाएगा 2 और 2 कैंसिल, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10/3 यहाँ पे 10/3 ei, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगी, यहाँ पे आर पी इज इक्वल्स टू 10.832/ei, ये हमारे पास आई है सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन है, यही हमारी शेयर फोर्स हो जाएगी ना कॉन्जुगेट बीम के लिए, सपोर्ट के लिए, और यही हमारा हो जाएगा थीटा पी पॉइंट के लिए, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 10.832 डिवाइडेड बाय ei जो है। अब यहाँ पे हमने लोडिंग जो है ना, हमारी लोडिंग है 220 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन में है, और जो हमें ei यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ei की वैल्यू जो दी हुई है ये 30 × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर दी थी, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर में दी है, तो हमें इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 30 × 10⁻3 से। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3.61 × 10⁻⁻4 और ये रेडियंस में होगी वैल्यू, ठीक है,